अर्जुन कमर पर हाथ रखे अपनी सांसों को काबू कर रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यहाँ वो अपने सीने पर हाथ मल रहा था क्योंकि उसके सीने पर कोई भार सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके दिमाग की नसों में एक दर्द भरी टीस उठी। अर्जुन बालों की जड़ों में उंगलियां फंसाए कुछ देर को वहीं ठहर गया। इससे पहले भी तो वह यहाँ आया है, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज ये नकारात्मकता इतनी ज्यादा क्यों हावी हो रही है? और उससे पहले जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा या ये खास स्वागत केवल उसी का हो रहा है? उसने खुद को संभालने में कुछ वक्त लिया और एक दिशा में बढ़ गया। इस बार उसे रास्ते दिखाने के लिए उसका मोबाइल उसके हाथ में है, जिसकी टॉर्च वह इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं जो शक्ति यहाँ है, उसे उजाले से नफरत है या आग से। उसके मोबाइल की टॉर्च इस बंद दरवाजे पर पड़ रही थी और इसे देखने से ही पता चल रहा था कि ये रोज नहीं खुला करता। अर्जुन ने धूल की परत पर बने उन हाथों के निशानों को गौर से देखा। ये तो शायद आज ही बने हैं। ये यकीन कि आज रात वह इस भूतिया जगह पर अकेला नहीं है, उसे बहुत हिम्मत मिली। चल बेटा अर्जुन। दरवाजा खोलकर एक कदम अंदर लिया ही होगा उसने कि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की बीप हुई। ये समर्थ का एक वॉइस मैसेज था। इसे सुनने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन ने वह सुना और उसका दिमाग घूम गया। यार तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? समर्थ की आवाज में एक खौफ भरी उत्तेजना थी। मैं जानता हूं कि तू इस समय अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तुझे वहां नहीं जाना है अर्जुन। जल्दी मिलने आ मुझे। तुझे क्यों रोक रहा हूं ये? और उसके बाद समर्थ की आवाज साफ नहीं आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि उसके मोबाइल के नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुके थे। समर्थ की आवाज सुनकर जहां वह एक तरफ उसकी कुशलता पर खुश हुआ, दूसरी तरफ उसे इस बात का अफसोस था कि अब वो लौट नहीं सकता। कम से कम अब तो नहीं। इस दरवाजे से नीचे कुछ सीढ़ियां जा रही हैं, शायद बेसमेंट की तरफ। अर्जुन संभलते हुए उन पर उतरने लगा। यहां की रेतीली मिट्टी पर बहुत सारे लोगों के पैरों के ताजा निशान थे। सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे और वह निशान उसे अपार्टमेंट के निचले तल तक लेकर गए। इन निशानों का पीछा करते हुए वह एक गलियारे के अंत में बने बंद दरवाजे पर पहुंच गया। यहां की हवा में घुटन के साथ कुछ खुशबुएं मिली हुई है। इनमें से एक तो बहुप्रचलित परफ्यूम की ही है, जो जियाना भी इस्तेमाल करती है। यानी जो लोग यहां आए हैं, उनमें से कुछ अच्छे खासे अमीर होंगे। इस खुशबू से उसे याद आया कि चंद्रिका के आने पर जो खुशबू हवा में मिल जाती है, वो इससे बहुत अलग है। आज वो कहाँ है? उसे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि यहां पहुंचते उसे चंद्रिका अपना दुखियारा सा गीत गुनगुनाती हुई भटकती दिख जाएगी, जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता ही है। खैर, अच्छा ही है कि उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, वरना उसके जादुई रूप के सामने अर्जुन के लिए अपने होश संभाल पाना मुश्किल हो जाता। टिम की यहां अलग जान सूखी जा रही थी। उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और अर्जुन का अभी तक कोई नाम निशान नहीं था। कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? टिम ने वर्धन को भौहें तानते हुए देखा। कितना सिंपल सा काम था। लोकेशन ट्रैक करो, अपनी टीम के साथ छापा मारो और इन्हें बंदी बना लो। इतना सा काम नहीं हो रहा उस अर्जुन राजपूत से। अच्छा, और थाने से क्या बोलकर लाएगा अपनी टीम को कि हम चंद्रिका माई का एनकाउंटर करने जा रहे हैं? वर्धन ने दांत किटकिटाते हुए कहा। गुस्से में बड़बड़ाने के सिवा और वह दोनों कर भी क्या सकते थे? वो यहाँ फंसे हुए हैं। ये बात अर्जुन के अलावा बस एक ऊपर वाला जानता है, या ये नीचे वाले जो इस वक्त जाने किसकी बारात की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार वो छोड़, उसने कहा है तो आएगा ही आएगा। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पास कैमरा क्यों नहीं है। क्या झकास वीडियो बनता यार। वर्धन ने अफसोस से उस कुंड की तरफ देखना जारी रखा। उसकी बात सुनकर टिम का मुंह और कड़वा हो गया। सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जिनके बीच वह जिन्न जैसा आदमी एक कटोरे में जाने क्या जमा करता फिर रहा था। क्या मांग रहा है ये इनसे? चंदा? अब एक खून दे रहे हैं वो सब। वर्धन ने भी भुन भुनाते हुए ही जवाब दिया। खून? क्या ये आदमी ब्लड बैंक चलाता है? जाकर उसी से पूछ लेना। वर्धन ने हल्की सी चपत लगा दी उसे। मरना तो वैसे भी है ही, तो सारे सवाल जवाब कर ही ले, वरना तेरी आत्मा भी भटकती रहेगी। अचानक उसने देखा कि टिम की आंखें उसे नहीं बल्कि उसके पीछे किसी को देख रही हैं। उसकी गर्दन भी तुरंत पीछे घूमी। दाजू,
वो जिंदा नर कंकाल उनके सामने था और उसने हाथ में मजबूती से एक गंडासा पकड़ा हुआ था। कुछ पूछना है? बहुत ही उदार लहजा होता है उसका। पूछो ना, मुझे पूछो। आप हमें यहां क्यों लाए हैं? वर्धन ने किसी तरह अपनी घबराहट को काबू करते हुए पूछा। आप शशांक और आर्यन और मानव को क्यों बंदी बनाए थे? वर्धन और टिम ने एक दूसरे को सड़ा सा मुंह बनाए देखा। अब ये तो अर्जुन ही ठीक ठीक बता सकता है। हम तुम्हारी राह के बीच नहीं आए, बल्कि तुम हमारी राह के बीच आए थे। तुम्हारा मित्र आया था, तुम्हारे मित्र के मित्र आए थे। आह्वान तो हम कर रहे थे, लेकिन माई उनके पास चली गई। अब ये तो माई की गलती है ना दाजू? टिम ने दांतों के बीच ही कहा। लेकिन तब भी क्या कहा? दाजू ने उसकी बात सुन ली। माई कभी गलती नहीं करती। उन्होंने किसी कारण से ऐसा किया होगा और वो हम जान चुके हैं। हम उनकी मंशा पूरी करने के लिए ही आज यहां उनसे संपर्क करेंगे। हमें उनका आह्वान करना है आज रात। वह जाने को मुड़ गया था कि लेकिन हमारा यहां क्या काम है? टिम ने सवाल कर लिया। गंडासे की धार पर उंगली फेरते हुए दाजू धीरे से मुस्कुराया। हो सकता है कि आज रात हमें नर बलि देनी पड़े। वर्धन और टिम दोनों के गले पूरी तरह सुखाकर वो आदमी बड़े आराम से अपनी तैयारी करने लगा। वर्धन और टिम अब सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के कुछ नहीं कर सकते थे। उनका दिमाग पूरी तरह से यहां केंद्रित नहीं हो पा रहा था, इसलिए कुछ ही चीजें थी जो वो समझ पा रहे थे। उनसे कुछ 20 फीट दूर आग का एक कुंड जल रहा है। उसके पास वह लकड़ी, हड्डी और इंसानी मांस से बना पुतला पड़ा हुआ है, जिसे आर्यन अपने साथ लेकर आया था। दाजू कुंड की आग में तरह तरह की आहुतियां दे रहा था और उसके चारों तरफ घुटनों पर बैठे लोग दोनों हाथ हवा में उठाए कुछ बुदबुदा रहे थे। बीच बीच में उनकी आवाज उच्च हो जाती और वो कराह से जाते, और उनकी आवाज उठते ही वातावरण में कंपन सा होता, थर्राहट सी होती। इस आह्वान से यहां का वातावरण पूरी तरह नकारात्मक हो चला था। उनके जाप की भुनभुनाहट, कुंड में आग के साथ उठते धुएं से वर्धन और टिम का दिमाग सुन्न होता जा रहा था। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन जैसे वह किसी सपने में जी रहे थे। मुझे अजीब सा लग रहा है। वर्धन आंखें मीचते हुए उंगलियों के पोर से अपना माथा मल रहा था। मुझे भी बेचैनी हो रही है, जैसे जान निकल रही हो। टिम ने आसपास देखा। कहीं पानी नहीं है। टिम को महसूस होने लगा कि उसे पानी की बहुत जरूरत है। अगर पानी ना मिला तो वो अभी मर जाएगा। टिम उठकर लड़खड़ाता हुआ गुफा की ओर चला गया। टिम! वर्धन ने उसे पुकारा तो पूरी जान से था, लेकिन आवाज शायद ही निकली होगी। वह निडाल सा होकर गुफा की दीवार के सहारे बैठ गया। उसने अपनी पेंट की पिछली जेब से एक छोटी सी डायरी और पेन निकाला। उसमें कुछ लिखने लगा। अब तक वो ये तो समझ चुका है कि ये सैकड़ों लोग जो यहां जमा हैं, ये सभी चंद्रदेव कुल के हैं। ये भी समझ चुका है कि चंद्रिका माई भले ही पूरी दुनिया के लिए खतरा हो, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शायद चंद्रदेव कुल के लोगों और चंद्रिका माई के बीच यही एक समझौता हुआ है। जो भी है, लेकिन ये रात उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अब उन्हें केवल अर्जुन ही बचा सकता है, लेकिन क्या उसे पता होगा कि ये लोग यहाँ हैं? वो अपने नोट्स बना ही रहा था कि उसकी डायरी पर लाल रंग की एक बूंद गिरी। वर्धन ने तुरंत गुफा की छत पर देखा। वहां दूर तक कुछ झिलमिला रहा है, कुछ ऐसा जो अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब वहां छत की सतह पर उभरती जा रही हैं। खून जैसी लाल तरल की बूंदें। ये बूंदें केवल गुफा की सतह पर नहीं, बल्कि उन जड़ों तक से टपक रही हैं, जो गुफा की जमीन को भेद कर फैली हुई है। वर्धन ने उस तरल को उंगली के पोर से छुआ और सूंघा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। खून? मिट्टी से? वो बुदबुदाया। ये कैसे हो सकता है? पेन पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। कुछ ही देर में यहां खून की बारिश सी होने लगी। ये सब इनके मनहूस आह्वान का असर है। उसकी गर्दन आह्वान करते उन सैकड़ों लोगों की तरफ मुड़ गई और उसने अपनी जिंदगी का सबसे असंभव पल देखा। ये देखकर वर्धन के पूरे बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई कि मांस का बना वो पुतला अब सजीव होकर अपने पैरों पर खड़ा है। वहां फैले चंद्रदेव कुल के सैकड़ों लोग उसके सामने झुके हुए हैं। क्या ये चंद्रिका है या माई है?
वर्धन की आंखों के सामने ही उस पुतले ने खून से भरा वो कटोरा अपने मुंह से लगा लिया। वर्धन की उसे देखते हुए आंखें बारीक हो गई कि क्या वो वाकई खून पी रहा है, वही खून जिसे अभी दाजू ने सबसे मांगा था। वो बौनी सी कठपुतली भी अब लोगों के बीच घूम रही है, उन्हें सूंघ रही है और उसकी चाल कुछ ऐसी है मानो उसे रिमोट पर चलाया जा रहा हो। कुंड के पास ही कुछ दूर जमीन पर एक फफोला सा उठा। जल्द ही वहां पानी के बुलबुलों की तरह कुछ उबलते हुए बाहर आने लगा। ये गाढ़ा बदबूदार कीचड़ था जो जमीन पर बने एक लगभग 2 फुट के गड्ढे से उबलता हुआ बाहर आ रहा था। उसके साथ ही वहां से भाप उठ रही थी। जल्द ही वहां बस एक गोल गड्ढा बाकी रह गया था। इस नजारे को देखकर जहां एक तरफ वर्धन जैसे अपने होश खोने लगा था, वहीं आह्वान करते उन सैकड़ों लोगों की आवाजों में आहें बढ़ गई थी। वो कराह रहे थे, लेकिन एक खुशी भी थी उन कराहों में, जैसे किसी दर्द में उन्हें मजा आ रहा हो। उनमें से कितनों ने ही अपने हाथों पर घाव बनाए और अपना रक्त चारों दिशाओं में छिड़कना शुरू कर दिया। वर्धन के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने इस तरह के कर्मकांडों के बारे में केवल सुना था और आज वह अपने सामने ये होते हुए देख रहा है। वो खे मींच लेने वाला था कि गुफा के एक अलग से मुहाने से चलता हुआ कोई उस कुंड के पास आकर ठहरा। वो काली परछाई सी कुंड की आग के सामने ठहरी तब वर्धन को दिखाई दी उसकी सूरत। जियाना। ये रात केवल वर्धन या टिम के लिए मुश्किल नहीं थी, बल्कि उन्हें बचाने आने वाला अर्जुन खुद इस वक्त अपनी जान को जिस्म से निकलता महसूस कर रहा था। बेसमेंट के लिए नीचे जा रही सीढ़ियों के अंत में पहुंचते ही अर्जुन को भी वही नकारात्मकता सताने लगी जो कि उस सुरंग के अंदर वर्धन और टिम को सता रही थी। पिछली सीढ़ियों पर उतरता हर कदम जैसे किश्तों में उसकी जान निकाल रहा था। इस समय उसका भी सिर बुरी तरह घूम रहा है। हवा में फैली उन तरंगों का एहसास इसे भी है, भले ही कुछ कम। वो एक ठंडे और नम स्तंभ के सहारे खड़ा काफी देर तक झुका रहा। उसके पेट से कुछ उबल उबल कर बार बार मुंह तक आ जाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो कुछ भी है किसी तरह निकल जाए, लेकिन अब तक केवल पारदर्शी तरल के अलावा कुछ और उसके मुंह से नहीं निकला। लंबी लंबी सांसें भरते हुए उसने एक बार सीधे होकर अपने आसपास देखा। ये अपार्टमेंट का सबसे निचला तल है। शायद इसे पार्किंग बनाना तय किया होगा, लेकिन यहाँ से अंदर आने या बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने अपने सीने को हथेली से माला और साहस बटोरकर कांपते पैरों के साथ इस जगह का मुआयना करने लगा। ये बहुत बड़ी जगह है और पूरी तरह सुनसान है। यदि कुछ लोग यहाँ आए हैं तो उसके बाद वह चले कहाँ गए। सीढ़ियों पर मिट्टी से बने जूतों के निशान मुश्किल से 10 सीढ़ियों तक ही मिले थे। उसने मोबाइल की टॉर्च आसपास घुमाई। कहीं दूर से उसे कुछ अजीब सी बू आई जो कि यहाँ की नम मिट्टी की महक से कुछ अलग है। वो उसी दिशा में गया। वह चलते हुए इस बेसमेंट के दूसरे छोर तक पहुंच गया और यहाँ उसे पता चला कि ये वह जगह थी जहां से इस पार्किंग के अंदर आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया होगा। लेकिन छत भर भरा कर गिर गई। उसे याद आया कि एक पुरानी फाइल में उसने इस दुर्घटना के बारे में पढ़ा भी था। मरने वालों में 2 मजदूर शामिल थे जिनके शव कभी नहीं मिले। शायद वो आज भी यहीं दफन हो। उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट रेंगते हुए एक कोने पर गई और वहीं ठहर गई। वहां मिट्टी के बेजान ढेर में कुछ हलचल हो रही थी। हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये दर्द भरी गुहार लगाते हुए उस मिट्टी के ढेर से एक हाथ बाहर निकला। अनायास ही उसकी मदद के लिए अर्जुन का हाथ बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही उस हाथ की हालत उसने देखी, वह समझ गया कि ये जो भी है इंसान तो नहीं है। इस हाथ की त्वचा सड़कर सूख चुकी थी और कई जगहों से तो हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। इसे गुजरे अरसा हो गया होगा और वह सही था। वो हाथ कोनी तक रेंगता हुआ बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसी तरह एक पैर निकला जो केवल जांघ तक था। फिर एक कंकाल का चेहरा जिसकी दशा देखकर खुद अर्जुन की रूह कांप गई। वह 2 कदम पीछे हटा और उसी वक्त उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा, मानो सैकड़ों कीलें उसके आमाशय में चुभ रही हों। वो घुटनों पर बैठ गया। जो कुछ उसके पेट से उबल उबल कर बाहर आ रहा था इस बार वाकई बाहर आने लगा, लेकिन यह बहुत दर्द दे रहा था उसे। कुछ उगलने पर पहली बार उसे अपनी नलियों में कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे
और बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ रहे थे। उगल देने के बाद भी उसके मुंह से कुछ रिस रहा था। अर्जुन ने उंगली के पोर से छुआ और देखकर चौंक गया कि ये उसका खून है। उसने तुरंत कैमरे की फ्लैशलाइट जमीन पर की। ये वाकई कीले थी, जंग लगी हुई कीले, लगभग दर्जन भर। ओ नो! उसके गले से आवाज भी निकल नहीं पाई। 2 मिनट तक वह उसी हालत में बैठा, मुंह से खून बहाता रहा। उसका मुंह अंदर कई जगह से छिल चुका था और जिस तरह का दर्द उसे अपनी आंतों तक महसूस हो रहा है, यकीनन उसके पेट का भी यही हाल हुआ होगा। लेकिन उसने ये कीले कब निकली? उधर वो मनहूस गुहारें अलग जारी थी। वो आवाजें अर्जुन की कनपटी पर चोट सी कर रही थी और अर्जुन किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ा होना चाहता था। टिम और वर्धन को उसकी जरूरत है, से उनके पास किसी भी तरह पहुंचना होगा। वह उन्हें मरने नहीं दे सकता। उसने हथेलियां जमीन पर चिपका ली, लेकिन अभी भी कमजोरी से उसकी कोहनियां कांप रही हैं। मैं रुक नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मुझे जाना होगा। हाथों और घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ वो खुद को साहस देता रहा। कांपती पिंडलियों और कोहनियों को स्थिर कर वो खड़ा हो रहा था कि लड़खड़ा गया। अर्जुन! 2 सख्त बाहों ने आकर उसे पीछे से जकड़ लिया और सहारा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया। अर्जुन ने पीछे देखा और जैसे अरसे बाद वह मुस्कुराया, लेकिन तुरंत ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ? समर्थ उसे हैरानी से देख रहा था।